नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल करूंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने सोच लिया कि इस बार 100% सिलेक्शन लेना है तो फिर मेहनत से क्या घबराना। दोस्तों, अच्छे से मेहनत करनी है। दोस्तों, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 18। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 17 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 18 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन देखते हैं, 8, 3, 6 और 12। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या या कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है। कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रखना है कि कान की जो हड्डियां होती है वो कौन कौन सी होती है? याद रखना है, देखिए, एक मेलियस होती है, ठीक है, एक इनकस होती है। दोस्तों, याद करना है, एक मेलियस, एक इनकस और एक स्टेपीज। और ये भी याद रखना है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। ठीक है। तो मैंने आपको 4 एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दिए। क्या? कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14 और कान में कुल हड्डियों की संख्या 6, एक कान में कुल हड्डियों की संख्या 3 और कान की हड्डियों वाली जो कान की हड्डियां होती है उनके क्या क्या नाम है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट धमाकेदार वाले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या सेकंड, प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या सेकंड है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, लीनियस, अरस्तु, हेकल और लेमार्क। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? कोरलस लीनियस ने। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, प्रश्न संख्या थर्ड है दोस्तों, मानव शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, थाइमस, यकृत, अग्नाशय और पलिया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? अग्नाशय, या जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है रे? पैंक्रियाज। ठीक है। तो शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न ऐसे भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिःस्रावी, ठीक है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? अग्नाशय या पैंक्रियाज होगा। ठीक है, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी, बोले तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है? तो आंसर क्या होगा? अग्नाशय या पैंक्रियाज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। हाँ जी, ओराइजा सेटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन देखते हैं, कॉफी, चावल, गेहूं और चाय। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ओराइजा सेटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? चावल या धान का। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा।
अब आपको देखो मैं एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न देता हूं 3। देखिए सारे बच्चों को याद रखना है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ हो। तो दोस्तों इस बार आपको भी सिलेक्शन लेना है, अच्छे से मेहनत करनी है दोस्तों, और इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो पिछले अपलोड वीडियो भी जरूर देखें और सभी प्रश्नों को लिखें दोस्तों, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? याद रख लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरी कालजे की कोरों कि कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आपको याद रखना है कॉफी का वैज्ञानिक नाम होता है कोफिया अरेबिका। अरे क्या होता है? कोफिया अरेबिका। कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोफिया अरेबिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात है सर चाय का वैज्ञानिक नाम, काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे चाय का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलिया साइनेंसिस। अरे क्या होता है? कैमेलिया साइनेंसिस, ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस। अब कई विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं कि सर ये बहुत ऐसे अजीब से नाम है, याद नहीं होते हैं। तो दोस्तों याद करने की कोई दवा अभी तक बनी नहीं है, अगर बनती तो सबसे पहले मैं लेता उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ही याद है, एक ही ट्रिक है। अगर किसी को याद नहीं होता है तो बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें। अगर कोई विद्यार्थी बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेगा तो उसको सारी चीजें याद हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, हाँ जी, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ओफियोलॉजी और टैक्सोनॉमी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं। देखिए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और सर्फों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। सर्फों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। और वर्गीकरण, हाँ जी, जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, वर्गीकरण की जो विज्ञान होती है वो कौन सी होती है? टैक्सोनॉमी होती है, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, हाँ जी। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, जेट इंजन के आविष्कारक हैं। ऑप्शन देखते हैं, टेलर व यंग, जेम्स वाट, फ्रैंक विटेल और कोल्ट। तो जेट इंजन के आविष्कारक कौन है दोस्तों? फ्रैंक विटेल। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, हाँ जी। इसके हाँ जी 6 से 4, हाँ जी 4 स्टार ठोक दो इसको। जेट इंजन के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक विटेल। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, हाँ जी, प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? बताइए। ऑप्शन देखते हैं, केलामीन, अर्जेंटाइट, सीडेराइट और क्यूप्राइट। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इस प्रश्न का सॉल्यूशन डिटेल से। देखिए लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं, याद कर लेना भाई। हाँ देखिए, एक तो होता है हेमेटाइट, ठीक है, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है सीडेराइट, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। एक होता है लिमोनाइट। अरे क्या होता है? लिमोनाइट। एक क्या होता है? आयरन पाइराइट। लो जी, हाँ जी, आयरन पाइराइट। सल्टा दिए, समेट दिए, लपेट दिया है और पेल दिया है मैंने। क्या? देखिए लोया, जो लोया होता है उसका प्रतीक Fe होता है, इसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है 26। और इसके अयस्क कौन कौन से हैं? हाँ जी, देखिए प्रश्न में पूछा है दोस्तों 1 और मैंने पेला है 6। हाँ क्या? देखिए लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट। हाँ जी, तो देखिए अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? केलामीन, अर्जेंटाइट, सीडेराइट और क्यूप्राइट। तो कौन सा आंसर है? सीडेराइट। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। हाँ जी, अब सारे भाई लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये केलामीन किस धातु का अयस्क है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कई बच्चे जिंदा लाश की तरह वीडियो को देखते हैं। हाँ जी, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी हाजिरी लगा दो फटाफट कि केलामीन किस धातु का अयस्क है। देखते हैं इसका जवाब किस किस विद्यार्थी को सही आता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, हाँ जी, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है,
कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, आर्गन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और हीलियम का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का मिश्रण काम में लिया जाता है। तो एट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। ठीक है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, अमलगम है। क्या है अमलगम? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु? तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, और इस प्रश्न के भी अपन 4 स्टार ठोक सकते हैं दबा के। हाँ जी, तो अमलगम क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु या अलॉय है। ठीक है सर, अलॉय किसको? अरे भाई लाला, तेरे को याद रखना है कि मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। तो अमलगम एक प्रकार की क्या है? मिश्र धातु है। अब इस प्रश्न का मैं आपको सॉल्यूशन डिटेल से देता हूँ। देखिए, जो अमलगम होता है ना दोस्तों, अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु है। इसमें एक जो आधार धातु होती है वो पारा या मरकरी होती है। एक आधार धातु कौन सी होती है? पारा या मरकरी। मतलब अमलगम के अंदर मिश्र धातु है तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होगा। इसमें एक फिक्स धातु होती है, कौन सी? पारा या मरकरी। इसके अलावा इसमें क्या क्या मिला दिया जाता है? देखो, तांबा, ठीक है, पारा के साथ, या जस्ता, ठीक है, या मैग्नीज या चांदी। ठीक है, तो इसमें हमारे को यह प्रश्न याद रखना है कि अमलगम में आधार धातु पारा या मरकरी होती है, और अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु है, और पारे के अलावा इसमें तांबा, जस्ता, ठीक है, मैग्नीज और चांदी आदि मिलाया जाता है। तो ये काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, हाँ जी, लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न। सीमेंट का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, जोसेफ एस्पिडिन, जॉन कार्बेट, वुसवेल और गुटेनबर्ग। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सीमेंट का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ एस्पिडिन ने। रट लेना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, सीमेंट का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? जोसेफ एस्पिडिन ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, तरंगों की आवर्ती का मात्रक है कैंडेला, वेबर, हर्ट्ज और साइमन। तो तरंगों की आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, श्वसन दर मापने वाला उपकरण है। ऑप्शन देखते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पाइरोमीटर, पॉलीग्राफ और मल्टीमीटर। तो श्वसन दर मापने वाला उपकरण कौन सा है दोस्तों? स्पाइरोमीटर। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपको याद रखना है, देखिए इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट और एक्स्ट्रा धमाकेदार वाले प्रश्न। रुधिर दाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? स्पिग्मोमैनोमीटर। झूठ पकड़ने वाला उपकरण, हाँ जी, झूठ पकड़ने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? पॉलीग्राफ है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। हाँ जी, प्रश्न संख्या 13 है, देखिए, मायोमिया। मायोमिया नहीं है ये है दोस्तों मायोपिया। क्या है? मायोपिया क्या है? ठीक है, तो मायोपिया क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश के अंदर मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट बात है। 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न संख्या 14। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। ऑप्शन देखते हैं, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, जल में नमक घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन देखते हैं, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जल में नमक घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो ऑप्शन आएगा बढ़ जाएगा। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 18।
जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो पिछले आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के 17 टेस्ट के वीडियो जरूर देखें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे से तैयारी करने वाला कोई अगर विद्यार्थी है जो इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों। और मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे से पढ़ा हुआ हर एक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।